कल्पना कीजिए आप एक साउथ की मूवी देख रहे हो जिसके अंदर आदिवासी समुदाय और पशुपालक समुदाय के साथ में बदसलूकी की जा रही हो, उनकी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा हो और ये सारा का सारा व्यवहार पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा हो। अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिले तो आप क्या सोचोगे? बहरहाल ये तो मूवी की बात थी, लेकिन वास्तविकता में भी भारत जैसे देश के अंदर ऐसा हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आपको अपने घर के अंदर ही जाना है और उस घर से आपको कुछ चीजें निकालनी है और इस चीजें निकालने के लिए और अपने घर में प्रवेश करने के लिए आपको पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़े। कल्पना कीजिए कि ऐसा आपके साथ में हो तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का आदिवासी समुदाय और भारत का पशुपालक समुदाय आज भी इस तरीके के कानूनों में बंधा हुआ है, जहां पर उन्हें अपने ही घर यानी परंपरागत जो उनके घर हैं, जंगल हैं, वन हैं, उनमें प्रवेश करने और वहां से गुजरने के लिए पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और साथ ही में सरकार से वहां से गुजरने के लिए रास्ता भी लेना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं एपिसोड आवाज, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे भारत के अंदर वन कानून के बारे में, जो कि ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने में शोषण और जो आदिवासी समुदाय था जिसके ऊपर दमन की नीति से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, और वो कानून आज भी आज़ादी के 80 साल बाद भी भारत में ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, जिनकी वजह से आदिवासी समुदाय और पशुपालक समुदायों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा टॉलरेंस झेली जाती है इन समुदायों के द्वारा। और इसमें जो टॉलरेंस करता होते हैं वो स्वयं प्रशासन और पुलिस होती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो, लेकिन उन कानूनों की वजह से इन समुदायों के साथ में ऐसा होता है और उनके पीछे कुछ अंग्रेजों के ज़माने से जुड़े हुए कानून हैं, जिनको बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत के जो जनजातीय कबीले थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से शोषण किया जा सके और जो वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन आवाज़ों को किस प्रकार से दबाया जा सके। आइए बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 की, जो कि भारत के कई सारे हिस्सों में अभी भी लागू है। हम यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें कई सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन फिर भी इस कानून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी ज्यों की त्यों हैं और पशुपालक वर्ग और आदिवासी वर्ग इन कानूनों के अंदर, उन धाराओं के अंदर संशोधन करने की मांग पिछले कई वर्षों से कर रहा है। लेकिन आदिवासी नेताओं के द्वारा इस चीज को उतना उदासीनता से नकार दिया जाता है और पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में गूंजती नहीं है, जिनकी वजह से ये कानून आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, तो पिछले 2015 से लगा करके 24 तक करीब 5 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अपराध जो था वो छोटे मोटे अपराध थे, जिनके अंदर था वन से लकड़ी ले जाना, वन में पशु चराने के लिए प्रवेश करना और छोटे मोटे वन्य उत्पादनों को ले जाना। ये अपराध एकदम छोटे थे, लेकिन इस वन कानून की वजह से इन छोटे से अपराधों के लिए भी कई सारे जो आदिवासी समुदाय थे, जो आदिवासी युवा थे, लोग थे, उनको इसके लिए दंडित किया गया। इवन कोर्ट में या किसी भी प्रकार की सुनवाई किए बगैर ही पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ये तो सिर्फ वो रिपोर्ट है जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंदर दर्ज हो पाई है। इसके अलावा कई सारे मामले होते हैं जो जानकारी के अभाव में दर्ज तक नहीं हो पाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए 1927 के वन कानून की वजह से हो रहा है। आइए बात करते हैं कि ये कानून कैसे उपजा था। दोस्तों, जब शुरुआत के अंदर लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में भारत में पहली बार वन नीति तय होनी थी, तब लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतीय वन क्षेत्रों का सर्वे किया और उसके बाद में एक बात उनके सामने निकल करके आई कि जो ये वन में रहने वाला आदिवासी समुदाय है, ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमें ऐसे कुछ कानून लाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिससे जो आदिवासी समुदाय है उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा काबू पाया जा सके। क्योंकि शुरुआत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके अंदर भाग लेने वाले ये आदिवासी समुदाय ही थे। बस इन्हीं आदिवासी समुदायों के ऊपर लगाम लगानी थी और लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की भारतीय वन नीति, जिसके परिणाम स्वरूप 1865 में पहली बार भारत में एक कानून आया जिसको कहा गया भारतीय वन अधिनियम 1865।
1965। इस कानून के तहत अंग्रेजों को कुछ नए क्षेत्रों को वन क्षेत्र घोषित और राष्ट्रीय वन क्षेत्र जैसी परिभाषित करने की आज़ादी प्राप्त मिल गई थी, और जिनकी वजह से यहाँ पर रहने वाले समुदायों को वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाला गया, जिससे कई लाखों लोग बेघर हो गए। ये तो चलो बात थी अंग्रेजों के जमाने की, वो तो आए यहाँ पर इसलिए थे ताकि इन लोगों का दमन किया जाए और इनका शोषण किया जाए, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हो कि सबसे ज्यादा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो आज भी हमारे जो वन्य क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलते हैं। बहरहाल 1865 के बाद में इसमें कई संशोधन हुए और फाइनली समय आया 1927 का, जब भारत में लाया गया भारतीय वन अधिनियम 1927। ये एक ऐसा कानून था जिसमें बहुत सारी चीजों के तहत भारतीय वन में रहने वाले समुदाय जैसे पशुपालक और आदिवासी जनजातियों को वन में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत यहाँ वन में प्रवेश करने के लिए पहले आपको सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी, और साथ में कई सारी ऐसे कोई भी नया क्षेत्र है उसको सरकार जो है वहां रहने वाले लोगों की सूचना के बिना ही वन क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये सारी चीजें थी, और इसके बाद में इनमें कुछ धाराएं लाई। बाद में समय समय पर भारत सरकार ने भी इनमें बदलाव किए, लेकिन मुख्य रूप से कुछ धाराएं थी जो 1927 से लगा करके अब तक ज्यों की त्यों बनी रही, जिसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ। हालांकि संशोधन करने के लिए सरकारों ने कई प्रस्ताव पारित भी किए, लेकिन कुछ एक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई, और कुछ एक में इनके जो आदिवासी समुदाय और जो पशुपालक समुदाय था उनके हितों को नेग्लेक्ट कर दिया गया। जब हमने इस विषय के बारे में थोड़ी विस्तृत जांच की, तब हमें पता चला कि धारा 5, 10, 11, 12, 15, 30, 35 व 68 ऐसी कुछ बुनियादी धाराएं थी जो सबसे ज्यादा इन समुदायों के शोषण का कारण बनी। इन धाराओं के तहत, जैसे धारा 68 के तहत जो वन अपराध होते थे उनको परिभाषित किया गया, और उसमें जो है दंड नीति भी तय की गई। अब इन समुदायों का कहना है कि इन सारी चीजों के अंदर संशोधन किया जाए और उन्हें वन उत्पाद और वनों के अंदर पहला अधिकार इन समुदायों को दिया जाए। जैसे आदिवासी समुदाय चाहता है कि वन उत्पादकों पर पहला हक उन्हीं का हो, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पशुपालक वर्ग है वो भी चाहता है कि पशुओं को चरने के लिए चारागाह में उन्हें छूट दी जाए। साथ ही में जो प्रवासी पशुपालक हैं जो चराने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनके साथ में वहां पर बहुत बुरा बर्ताव होता है। और इवन हमने ऐसा कई बार नोट किया है कि जंगल से बीच में से होकर के उन पशुओं को आगे जाने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जाता है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां के अधिकारी वसूली भी करते हैं, जिसको लेकर के पशुपालक ये मांग उठाते हैं। इसके अलावा पशुपालक जहां पर भी जंगल में पशु चराने के लिए जाते हैं वहां पर उन्हें अस्थायी आवास के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाने की परमिशन दी जाए, ताकि वो लोग अपने पशुओं को चरा सके, और कुछ देर के लिए जब तक वे लोग वहां रुकते हैं तब तक वे वहां पर आसानी से रह भी सकें। इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मामूली अपराधों के लिए धारा 68 के तहत उन्हें बहुत बड़े दंड दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ना की जाती है, जो भी कम किया जाना चाहिए। धारा 68 जो है वो वन अपराधों को दंडित करने के संदर्भ में है, और इसमें जो वन अपराध है उनको भी परिभाषित किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग, जो आदिवासी लोग हैं और पशुपालक वर्ग है, उनका कहना है कि भाई जब भी कोई धारा का उल्लंघन होता है तो उन्हें जो ग्राम सभा है उनको भी इसमें शामिल किया जाए, और दंड जो होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम रखा जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कठोर दंड दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा या तो अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं, या फिर भारतीय वन अधिनियम के तहत आपने देखा होगा कि वन में रहने वाले कई लोग नक्सली भी बन जाते हैं, जो धारा 68 कहीं ना कहीं इनके पीछे, नक्सली बनने के पीछे भी जिम्मेदार है। वही दोस्तों, अगर बात की जाए धारा 10 की, जो कि धारा 10 ये कहती है कि क्षेत्रों के अंदर जो झूम खेती है, जिसके तहत आदिवासी समुदाय जो है वो एक जगह आज खेती की कल दूसरी जगह करेगा, इस तरीके से जो स्थानांतरित खेती होती है उसको भी मान्यता मिले, ताकि ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं इन्हें वहां पर खेती करने की परमिशन भी मिल सके। क्योंकि ये जो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं इनका घर जंगल है, इनका रोजगार भी जंगल है। जो हम आज ऐसी में बैठ करके ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए जो ऐसी वगैरह हैं वो सारे के सारे जंगल हैं जहां से उन्हें भगाया ना जाए। वही दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम की धारा 12 ये कहती है कि जो वन उत्पाद हैं उनके बारे में वन उत्पादों की समीक्षा की जाती है धारा 12 के तहत,
और धारा 12 के तहत जो वन उत्पादक हैं उनको भी श्रेणीबद्ध से वर्गीकृत किया जाए और साथ में जो वन उत्पादक हैं उनके ऊपर जो आदिवासियों को पहला हक मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसको लेकर के 2007 में और 2019 में संशोधन प्रस्तावित हुआ था, लेकिन अभी भी धरातल पर ये चीजें लागू नहीं हो पाई है। और बात करें 2019 वाले संशोधन की तो वो तो हाल तक लागू भी नहीं हो पाया है, सुप्रीम कोर्ट में उसे भी चैलेंजेस दिए गए। और तो और 2019 की जो संशोधन हुआ था उसके अंदर आदिवासी समुदाय ने भी कुछ प्रश्न उठाए थे। बहरहाल इन सारे प्रश्नों के बारे में हम एक्सपर्ट के साथ में आपसे बात करेंगे, वो अलग है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हैं जिनकी वजह से आदिवासी समुदाय का आज भी शोषण होता है और पशुपालक वर्ग आज भी उनके परंपरागत घर जो है जहां पर पशुओं को चराया जाना चाहिए उनसे आज भी दूर हैं और वहां जाने के लिए टैक्स देते हैं। कल्पना कीजिए कि अमेरिका का कोई सिटीजन भारत में आया या भारत का सिटीजन अमेरिका जा रहा है तो वहां जाने के लिए वीजा लगता है या आने के लिए वीजा लगता है। ये सेम प्रोसीजर हमारे पशुपालकों के साथ में भी होता है। जब वो वन के अंदर प्रवेश करते हैं तो ठीक इसी तरीके से विदेशियों की तरह ट्रीट किया जाता है और उनसे बड़ी भारी मात्रा में शुल्क वसूल किया जाता है। तो ये जो परंपरागत वन रहे हैं, इन वनों के रक्षक ये आदिवासी समुदाय भी रहा है, क्योंकि जितने मानव सभ्य होते गए हैं, जिनको हम आजकल विकसित मानव कहते हैं, उन्होंने तो हमेशा से ही वनों का नुकसान ही किया है। कल्पना कीजिए एक शहरों के अंदर छोटे मोटे वृक्ष हैं या फिर अभी जो वृक्ष लगाने के लिए सरकार ने भी एक वृक्ष माह के नाम पर अभियान शुरू किया है, वो अब आप जाकर के सभ्य मानवों के अंदर अभी विचार आया है। हालांकि ये आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति का पूजक रहा है और इन्होंने इन सारी चीज़ों को एक आज कहते हैं कि हमें सारी का सारा जो पर्यावरण है वो एक व्यवस्थित रूप से हमारे हाथ में आया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय हैं जिनके हितों की हमें पैरवी करनी चाहिए। और अगर आप भी सभ्य मानव होने के नाते ये वीडियो हमारा आप देख रहे हैं और आप तक पहुंच पा रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये जो लोग हैं वंचित रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए विकास का ही परिणाम है कि वो आज भी जंगलों में है। और अब तो हमने 30% जंगल होने चाहिए इस कानून के लिहाजे से हमने उन्हें भी वहां से बाहर खदेड़ा है और सभ्य मानवों की दुनिया के अंदर तो हम आज भी उन्हें जगह देते ही नहीं है। तो बेचारे वे लोग जाएंगे कहाँ? इस पर सोचिएगा जरूर और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट सामाजिक मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सबको राम राम, जय हिंद।